दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपने चहेते न्यूज चैनल जालौन टाइम्स को। बात शुरू करने के पहले सदा की तरह फिर आपसे वही एक विनती करनी है, निवेदन करना है, अर्ज करनी है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब और लाइक करें और इसमें जो बेल आइकॉन है, घंटी की आकृति का जो बटन है वो दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए आप को उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करें, आप उसके बारे में तत्काल अवगत हो जाया करें। और ये जो वीडियो है, जो अभी जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलें। आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की विधिवत बैठक आयोजित हुई और जिसमें निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से नया नेता चुन लिया गया और उसके बाद में इस गठबंधन में शामिल सभी 16 दलों के नेताओं के साथ में मोदी जी और अपने सहयोगियों राजनाथ सिंह जी और अमित शाह के साथ में राष्ट्रपति को सरकार बनाने के दावे का पत्र सौंपने के लिए मिले। ये सब कुछ होने के पहले जब से चुनाव परिणाम 4 जून को चुनाव परिणाम जब से आए हैं और ये जिसमें ये तस्वीर उभरी कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार अकेले दम पर बहुमत नहीं मिल पाया है और उसको सहयोगी दलों पर सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों पर निर्भर होना पड़ेगा, तो तब से इन अटकलों का बाजार गर्म था कि क्या ये सरकार बन पाएगी या इस गठबंधन का शीराजा बनने के पहले ही बिखर जाएगा। सारे तरह की चर्चाएं थी कि जो सहयोगी दल हैं वो सहयोगी दल तमाम ऐसी मांगों के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर दबाव बना रहे जो आसानी से स्वीकार नहीं की जा सकती। तो अब उसके बीच में उधर ये खबरें थी कि भारतीय जनता पार्टी मशक्कत कर रही है कि कैसे जो बेजा उनकी मांगे हैं वो बेजा मांगों को एक किनारे करके और फिर भी ये संभव किया जाए कि सरकार बन जाए, गठबंधन की सरकार। तो फिर ये था कि अगर ये किसी तरह बन भी जाएगी, किसी तरह बन भी गई, तो कितने समय तक ये सरकार चल पाएगी। तो ये सब को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा था और गठबंधन की बैठक जब होने जा रही थी तब भी ये था कि हो सकता है कि गठबंधन उसके पहले ही बिखर जाए, सरकार बनने की नौबत आए इसके पहले ही बिखर जाए। और मीडिया में भी इस तरह की अफवाहों को हवा दी जा रही थी। उसमें भी बताया जा रहा था कि तेलुगु देशम ने अमुक प्रमुख विभाग मांग लिए हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और अपने को असहज महसूस कर रहा है। उसके अलावा नीतीश की भी कुछ अपनी मांगे हैं और वो मांगे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुविधाजनक नहीं है। तो इस खींचतान की एक बड़ी खींचतान की भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर तस्वीर मीडिया में बनाई जा रही थी, उजागर की जा रही थी। लेकिन जब बैठक हुई तो बहुत ही मोदी जी के लिए बहुत ही सुखद अनुभव देने वाली ये बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार ने तो कमाल ही कर दिया। सहयोगी दलों में वही सबसे ज्यादा सीनियर। तो उन्होंने कहा कि बिना शर्त और खुला समर्थन हमारा मोदी जी को है, क्योंकि मोदी जी ने दुनिया में भारत का नाम बहुत आगे बढ़ाया है और ये विपक्षी जो दल के नेता ये बेकार की बातें करते हैं। इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। मोदी जी के समय पे देश को मजबूत करने के बहुत सारे काम हुए हैं और इसलिए हम लोग पूरी तरीके से ये मन बना के यहाँ पे आए हैं कि उनके नेतृत्व में ही अब काम करेंगे और वो जो फैसला लेना चाहे वो फैसला लें और जो हमसे काम लेना चाहे वो हमसे काम लें। और इतना ही नहीं, अपना भाषण समाप्त करने के बाद में वो जो है नीतीश कुमार जी उनके मोदी जी के पास में गए तो उनकी चरण स्पर्श करने लगे, जबकि उनकी बीच में कुछ ही महीनों का अंतर है उम्र का। हालांकि वो एक अवसर पे अभी और जो है उन्होंने एक सभा में भी मोदी जी के चरण स्पर्श कर लिए थे। उस समय पे भी बड़ा ये मामला सोशल मीडिया में छाया रहा था और ये टिप्पणी भी की गई थी कि कुछ उनका
वृद्धावस्था उनके ऊपर हावी हो गई है, तो वो मानसिक रूप से उनकी स्थिति कुछ डामाडोल हो रही, और उसमें वैसे ऐसी हरकतें वो कर जाते हैं। और इसके लिए उनके उस भाषण का भी हवाला दिया जा रहा था, चर्चित उस भाषण का जो विधानसभा में उन्होंने दे दिया था बच्चा पैदा करने के बारे में, जिससे जो बिहार विधानसभा की जो महिला सदस्याएं थी वो जो है बहुत ही उनके लिए बड़ी एक शर्मिंदा होने वाली स्थिति पैदा हो गई थी, और उसके लिए मोदी जी उसके उनके नीतीश जी की बड़ी आलोचना हुई थी। और कुछ जगह वो एक जगह मुख्यमंत्री के वो फिर चाहते कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, ऐसा कुछ किया गई थी। तो ये कहा जाने लगा था कि उनका जो है वो कुछ दिमाग कुछ गड़बड़ाने लगा है, और इसमें उसमें जो है वो कुछ चीजें भूल जाते हैं, कुछ उनको ध्यान नहीं रहता वो क्या करने जा रहे। ऐसी स्थिति में वो वहां पे मंच पे उन्होंने मोदी जी के चरणों में गिरने का काम कर लिया था। लेकिन आज वो फिर चरणों में गिरे, और उन्होंने ये जता दिया, उन्होंने सारे सहयोगी दलों की तरफ से ठेका ले लिया कि वो मोदी जी के लिए समर्पित रहेंगे, और मोदी जी के यस मैन बन के रहने की मानसिकता बना के हम लोग आए हैं। मोदी जी तो नीतीश कुमार के इस भाषण से गदगद थे, उन्हें तो इस तरीके का समर्थन, इस तरह निष्कंटक के समर्थन की सहयोगी दलों की आशा ही नहीं थी। तो फिर मोदी जी ने भी उसके बाद में मतलब जब मोदी जी का दिया आत्मबल फिर बड़ा दिखाई दिया। हालांकि वो चुनाव परिणाम आने के बाद वो जाहिर ये कर रहे थे कि उनके इस पूरे बहुमत न मिल पाने से और पिछली बार से सीटें न बढ़ा पाने की वजह से उनके मनोबल पे कोई फर्क नहीं आया है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो जो है तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं, और ये मतलब इसी बात को वो उन्होंने जो है उन सारी जो नाकामियां इस चुनाव में उनकी रही, उन सारी नाकामियों को पर्दा डालने के लिए वो इसी बात को बार बार उभार रहे थे। लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा था कि नहीं, उनके चेहरे पे कुछ परेशानी है, जो चुनाव परिणाम आए हैं कुछ उनका मनोबल कुछ जो है थोड़ा सा नीचा है। लेकिन आज वो बात नहीं थी। नीतीश जी का ये भाषण सुनने के बाद उसके बाद में जो चंद्रबाबू नायडू ने भी जो भाषण दिया, उन्होंने भी बहुत मोदी जी की सराहना भी की। उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे ये लगे कि वो कहीं से भी वो जो है कहीं से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी ये जो है एक ये दिखाया कि समर्थन के नाम पे वो मोदी जी को ब्लैंक चेक देने का काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल निश्चिंत होकर और सरकार चलाने का की मतलब वो जो है वचन पत्र उनको लिख के दे रहे। उनका नायडू जी का भी भाषण कुछ इसी तरीके का था। तो इससे ये तो अभी पटाक्षेप इन दलों का तो पटाक्षेप हो गया कि आपकी बार जो मोदी जी के नेतृत्व में जो गठबंधन सरकार बनने वाली है, उस सरकार के चलने को लेके कोई खतरा भी फिलहाल कोई उसकी चलने को लेके कोई आशंकाएं फिलहाल जो है नहीं, किसी को अपने मन में परख देना चाहिए। फिलहाल तो यह है कि सरकार चलेगी और अच्छी चलेगी, और जो है वो काम करेगी। और ये है कि केवल इतना हो सकता है कि मोदी जी पहले जिस तरीके से मनमानी करते थे, हो सकता है कि अब की बार वो क्योंकि सबको साथ में सहयोगी दलों को भी साथ में लेके चलना है, और चूंकि अब उनको बहुमत नहीं मिल पाया तो पार्टी में भी उनकी जो है वो निरंकुश स्थिति नहीं रह गई। तो पार्टी के लोगों को भी, पार्टी के भी जो वरिष्ठ हैं उनको भी वो जो है उनको भी विश्वास में लेकर काम करने की कोशिश करेंगे। तो कार्यशैली में अब की बार उनकी एक वो सुधार नजर आएगा, जिसकी अपेक्षा लोग उनसे करते थे। वो सुधार उनसे जो है उनकी कार्यशैली में सुधार नजर आएगा। ये इस दृष्टि से तो बड़ा एक तरीके से लगा कि वो एक जो है एक अच्छे वातावरण में एक सरकार
बनने जा रही है। एक अच्छी स्थितियां कुछ इस जनादेश ने भी कुछ मिला के एक अच्छी स्थिति पैदा की है और देश के लिए संतोष करने लायक स्थिति पर पैदा की है। तो देश को कोई चिंतित होने की आवाम को जरूरत नहीं है, ये तो जायज हुआ। लेकिन साथ ही उसके बाद में जब मोदी जी ने जो भाषण दिया तो उम्मीद ये थी कि मोदी जी, हालांकि कोई सहयोगी दलों ने आलोचना नहीं की, उनकी तारीफ नहीं की, तारीफ उनकी कुल मिला के उनकी खूबियां गिनाई और उनको एक तरह से ये मान्यता देने की कोशिश की भी वास्तव में महामानव है। जबकि मोदी जी को भी पता है और वो अंदर से जब ईमानदारी से आत्मचिंतन करते गए तो उन्होंने ये महसूस किया होगा कि चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने जिस ढंग से भाषण दिए, जिस ढंग से विपक्ष पे आरोप लगाए, वो शोभनीय नहीं थे, वो उनके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं थे। तो लगा कि अब जब वो सहयोगी दल की सरकार चलाने की जो बाध्यता उनके सामने उपस्थित हुई है तो उससे जो एक सीखने जो चीजें जो सीखने की उनके ऊपर जिन चीजों को कुछ चीजों को सीखने का उनके ऊपर जो एक दबाव बना है, कुछ चीजों को वो जो है सीखने की कोशिश करने लग रहे हैं। तो अब जो है वो भाषण में उनके में वो क्षुद्रताएं दूर होंगी जो उन्होंने चुनाव अभियान में, और वो प्रामाणिक भाषण जिस भाषण में लगे कि एक विश्वसनीय तरीके की बातें अपने भाषण में कहेंगे। लेकिन उसी भाषण में उन्होंने ये जो जितनी भी उससे उम्मीदें की थी, इन उम्मीदों को धराशायी करने का काम कर दिया अपने उसी भाषण में। क्या किया उन्होंने उस भाषण में, क्या कहा उन्होंने? एक भाषण में जो है फिर एक बहुत हल्की बात कही जो है पहली नजर में ही वो खारिज किए जाने योग्य। विपक्ष पर एक तरफ तो वो ये भी कह रहे थे कि अब हम सर्वसम्मति से सरकार चलाई, अब दूसरी तरफ जब आपका रवैया विपक्ष के प्रति ऐसा है, आप उसको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहते और उसके लिए आप कुछ भी कहे चले जाते, तो अब सर्वसम्मति से सरकार चलाने की बात आपने ये कही, तो फिर कैसे एक तरह विपक्ष भी कैसे आपके प्रति उदार हो सकता है? इस भाषण में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो ये अपने चुनाव अभियान के दौरान जो ये कहा था कि हम 1-1 लाख रुपए देंगे महिलाओं को, तो ये इस पर विश्वास करके अब कांग्रेस के दफ्तरों में, कांग्रेस के जो कार्यालय हैं जगह जगह, तो वहां पर महिलाओं की भीड़ पहुंच रही 1-1 लाख रुपए मांगने के लिए, और बड़ी फैयत हो रही कांग्रेस। अजीब बात, कांग्रेस ने कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो सरकार के खजाने से वो पैसा दिलाएंगे। कांग्रेस ने ये तो कहा नहीं था कि नहीं, हम जो है अगर आप हमको वोट देंगी तो हम आपको जो है अपने पास से पैसे देंगे। अगर कोई उम्मीदवार है किसी जगह का, और वो चुनाव के अभियान ये वादा करता है कि अमुक सड़क को या अमुक पुल अगर मैं चुन लिया गया तो मैं बनवा दूंगा, और वो चुनाव हार जाता है, तो क्या फिर उसको क्या मतदाता क्या उससे अपेक्षा करते कि वो अपने घर से पैसा लाए उसको पुल को बना दे? जब वो नहीं आ पाया, नहीं चुन पाया, तो उसने जो वादा किया था उसका कोई मतलब नहीं रहा, वो खत्म हो गया। सरकारी खजाना तो सरकारी खजाने पे तो अब उसका कोई अधिकार है नहीं कांग्रेस पार्टी का। तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई नैतिक जवाबदेही नहीं कि वो 1 लाख रुपए देने का वायदा पूरे करे, वो अपने पास से तो देगी नहीं। और दूसरी तरफ जब 2014 के चुनाव में मोदी जी ने कहा था कि मैं काला धन वापस लाऊंगा अगर चुना गया, और वो इतना ज्यादा काला धन है विदेशों में जमा कि उससे हम हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। तो मोदी जी को तो सरकार में आने का अवसर भी मिल गया, और 15-15 लाख रुपए तो किसी के खाते में उन्होंने न तो पहुंचाए, ना उन्होंने वो काले धन की इतने बड़े पैमाने पर कहीं कोई बाहर निकालने का काम हुआ, विदेशों से वापस लाने का काम, वह दोनों ही काम हुए। तो क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचे थे लोग कि नहीं वो 15-15 लाख रुपए दीजिए? क्या भवंडर हुआ था? तो आपको ये बात
ये बात क्यों कहनी चाहिए थी अपने भाषण में, जैसे आप खुद ही कटघरे में खड़े नजर आते। तो ये लगता है कि ये इस नकारात्मक रवैये से वो उबार नहीं पाएंगे। वो खुद इसमें विश्वास रखिए, खुद काम कम करो और खुद जो है वो जो है उसको जो अपने विपक्ष को है वो गलत साबित करते रहो, उसको किसी तरह उसको देशद्रोही और उसको सब कुछ साबित करते रहो, इससे काम चलाते रहो। खुद कोई काम करने की जरूरत नहीं। और भले ही वो आरोप इतने जो है इतने कमजोर हो कि वो पहली नजर में ही मतलब खारिज किए जाने योग्य हो, वो उससे लेकिन वो बेनकाब होते हो तो उनको ये भी परवाह नहीं कि वो लोगों के सामने बेनकाब हो रहे हैं। तो क्या धारणा लोगों के सामने बनेगी अगर उनका एक सम्मान जब खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके की बातें करने से, इस तरीके के की जो है गलत बातें करने से उनके बारे में एक क्या धारणा बनेगी और एक जिम्मेदार नेता के रूप में उनकी छवि इन हरकतों से कितनी खंडित होती। लेकिन वो जो कहना था वो कही और फिर उन्होंने उन्हीं बातों को दोहराया जिसको वो समझते कि बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो 11वें और 13वें नंबर 11 या 13वें नंबर पे थी भारत की अर्थव्यवस्था, और मैं उसको कार्यकाल में 5वें नंबर पे ले आया था और अब की बात 3रे नंबर पे लाए। अरे तो सरकार बता रही कि अर्थव्यवस्था हमारी 5वें नंबर पे आ गई, लेकिन आम आदमी को तो कोई एहसास ही नहीं हो रहा कि अर्थव्यवस्था में कोई अर्थव्यवस्था सुधरी है, क्योंकि उसका जीवन स्तर सुधरना चाहे धरातल पर उसका प्रभाव किसी सुधार के रूप में, किसी लाभ के रूप में दिखाई देना चाहिए। वो धरातल पे तो उसको किसी को दिखाई नहीं दिया पाया। तो केवल आपके वो जो आंकड़े, तो ये केवल एक तरह से जो आपका ये दावा कि हम 5वें नंबर पे आ गए, एक तिलिस्मी टाइप का एक मतलब आप एक दावा करते कि उस तिलिस्म में उलझ के और जनता समझे कि मैं हो गया, उसका भले ही और जीवन कठिन हो गया हो, लेकिन वो महसूस करे कि अरे जैसे तिलिस्म का रहस्य ढूंढे नहीं मिलता, उसी तरीके से वो जो है मनोवैज्ञानिक रूप से ही बस केवल समझने लगे कि नहीं हम तो खुशहाल हो गए, जबकि उसका वास्तविक जीवन और ज्यादा कठिन हो गया हो। तो अब आप अपनी बात को स्पष्ट करिए कि 5वें नंबर पर आ जाने से, अगर वो 11वें नंबर पे था या 13वें नंबर पे थी वो 5वें नंबर पे आ गई, तो उससे आम आदमी की जीवन स्थिति पे क्या फर्क था। उसकी तो सब्सिडी खत्म हो गई, उसकी तो पर कैपिटा इनकम में तो कोई खास बढ़ी नहीं। दुनिया में जो है अगर आपके बाद के भी जो देश है उनमें भी प्रति व्यक्ति क्या है आपसे ज्यादा है। न्यूनतम मजदूरी आपके यहाँ सबसे कम न्यूनतम मजदूरी वाले देशों में से है। सुविधाओं पर जो आवश्यक सुविधाएं वो आम आदमी की वहां तक पहुंच जो है तो दुनिया के उन देशों में भारत अभी भी है जो उन लोग वहां तक उसकी पहुंच नहीं है आम आदमी तक की। यहाँ तक की स्थिति ये है कि लोग पेट तक नहीं भर पा रहे, ये स्थिति उनकी हो गई। इसीलिए तो आपको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है और 5 साल के लिए देना पड़ रहा है। अरे आपने जब कोरोना में अगर आप ये मुफ्त अनाज बांटा तो तब तो एक सराहना की बात थी, क्योंकि उस समय सब कुछ कामकाज सारे के सारे ठप हो गए थे कोरोना के टाइम पे। तो उस समय लोगों को की सारी आमदनी चुक गई थी, तो उस समय आपने खाने का इंतजाम किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब तो आपने अगले 5 सालों तक के लिए इंतजाम किया, यानी अगले 5 सालों तक भी लोगों की स्थिति सुधरने वाली नहीं है और लोग आम स्थितियों में भी लोग भुखमरी के शिकार हैं। और जब तक उनको सरकार से मुफ्त राशन नहीं मिलेगा तब तक वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये तो स्थिति जब आपको जो विरासत मिली थी, जब आप 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तब इतनी स्थिति तो खराब थी नहीं। तब इतनी जो है तब जो है ऐसा तो कोई भुखमरी से देश में मौतें तो हो नहीं रही थी। तो अब आप अपनी करनी से खुद ही साबित कर रहे हैं कि आप चाहे आप आंकड़ों की बाजीगरी करके, चाहे आप 5वें नंबर पे, चाहे आप 3रे नंबर पर करें, लेकिन वो 5वें और 3रे नंबर पे, लेकिन पहले से स्थितियां आम आदमी के लिए पहले से स्थितियां खराब हुई। सरकारी नौकरी के अवसर खत्म हो गए, इसलिए जो तनख्वाह के रूप में हर परिवार में एक ना एक आदमी, एक सामान्य परिवारों में एक ना आदमी नौकरी में होता था। और नौकरी में सरकारी नौकरी का मतलब है कि अच्छी तनख्वाह,
अच्छे भत्ते मिलना। तो अब जब आपने नौकरियां भरी ही नहीं है आपके समय पे, तो वो उसके घर में तो आमदनी तो लगातार कम होती गई। आमदनी बढ़ने का तो सवाल ही नहीं। इसके अलावा ये कि आपने आउटसोर्सिंग जैसी व्यवस्थाएं लागू की हैं सरकारी काम कराने के लिए। ठेके पर आप काम देते और ठेकेदार की मेहरबानी ये वो चाहे जितने में काम कराए वो 9,000 रुपये महीने में काम कराना चाहता है। कोई तालमेल नहीं है जो आप इसको इससे आप उनका उनको जीवन उनका लोगों को गुदगुदाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को गुदगुदाने की लोग लोग जो है खिलखिलाए आपकी ये सुन के कि अरे हमारी तो इतनी तरक्की हो रही है, देश तो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में पहुंच रहा कि अपना माथा पीटे हैं कि लोग अपने घर में शोक मनाए जिनके घर में चूल्हा न फूकने की भी नौबत आ गई है। और आपने इसके अलावा आपने इस बीच में यही काम किया कि आपने जो सब्सिडी थी कि आम आदमी की पहुंच उन सुविधाओं तक बनी रहे जो आवश्यक सुविधाएं हैं, तो उस सब्सिडी को खत्म करने का आप काम करते रहे इस बीच में। उसके अलावा आप कुछ करते नहीं रहे। आपने रसोई गैस का सिलेंडर सब्सिडी खत्म करके इतना महंगा कर दिया कि आपने उज्ज्वला के नाम पे अगर गरीबों को मुफ्त सिलेंडर और चूल्हा उपलब्ध कराया भी तो अगली बार सिलेंडर कैसे भराएगा। तो वो जहाँ की था उसने अपना सिलेंडर बेच खाया, उसके जीवन में कुछ सुधार आ गया। सीनियर सिटीजन की आपने रेलवे की में जो उसको रियायती कर मिलता था वो उसको समाप्त कर दिया। आप तो ये बता रहे कि आपकी तो आर्थिक स्थिति इतनी खस्ता होती जा रही कि आपको पूर्ति करने के लिए नौकरियां खत्म करनी पड़ रही हैं, आपको पूर्ति करने के लिए सारी सब्सिडी खत्म करनी पड़ रही है। ये तो आम आदमी के ये तो तरक्की नहीं हुई। वास्तविकता यह है कि अगर कुछ लोग अगर उसमें बहुत बड़े आदमी बन रहे और विश्व स्तर की के बड़े आदमी के रूप में उनकी गणना हो रही तो उसका तो उनके अमीर हो जाने का संबंध आम आदमी की जो उनके लिए जो दुखदायी स्थितियां बन रही उनसे कहाँ तक जोड़ा है। तो ये वही स्थिति आ गई कि आप ये पांचवी और तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था के आधार पे आप अर्थव्यवस्था की बात करके आप बहलाने की कोशिश ना करें, बल्कि आप वो एक काम करें जो जिससे धरातल तक आम आदमी को प्रत्यक्ष अनुभव हो कि उसकी स्थिति सुधरी है, उसके अपने घर की उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी है। तो वो महसूस करेगा कि हाँ वास्तव में देश की आर्थिक स्थिति सुधरी। और उसके घर परिवार की आर्थिक स्थिति उसकी आर्थिक स्थिति खराब है तो वो फिर उसका कोई मतलब नहीं, कोई सार्थकता नहीं है। आप कुछ भी कहते रहे, आपकी सरकार है, आपके यहाँ बड़े, आप कुछ भी कहते रहे तो उसका लेकिन कोई अर्थ नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने लोग ये चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यालय पर जो बैठक आयोजित हुई थी कि नहीं हमने तो फिर हमारे गठबंधन ने तो बहुमत प्राप्त कर लिया। हालांकि उसके पहले आप गठबंधन की तो क्या अपनी पार्टी की भी बात नहीं करते थे, आप तो मोदी की गारंटी केवल मोदी की जीत तक आप अपने आप समेटे हुए थे। आज भी आपने बात की कि एनडीए की जीत हुई है और उस दिन भी जो है अब आप पार्टी की अपनी जीत बताने लगी। तो उस दिन आपने ये कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारा अभियान है वो हम बंद नहीं हो। तो लोग भी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान चले, भ्रष्टाचार मुक्त देश और समाज बने। लेकिन व्यवहारिक अर्थों में जो आपका भ्रष्टाचार विरोधी अभियान है जिसको लोगों ने व्यवहारिक अर्थों में समझा कि व्यवहारिक अर्थों में वो क्या है। व्यवहारिक अर्थों में ये है कि भ्रष्टाचार करने का आपने ये साबित किया कि भ्रष्टाचार करने का अधिकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, सिर्फ हमें है, बाकी किसी दूसरे पार्टी को नहीं। तो वो बाकी दूसरे पार्टी अनाधिकार चेष्टा करते हैं अगर उन भ्रष्टाचार करने की तो हम या तो उनको जेल में भेजेंगे या फिर वो मजबूर होके हमारे पाले में चले आए तो फिर हम उनको जो है समाधान दे देंगे, फिर कोई नहीं बिगड़ेगा। लेकिन भ्रष्टाचार दूसरे लोग करें और चाहे वो खुद करें, भ्रष्टाचार तो जिंदा रहा ही, तो इसका मतलब भ्रष्टाचार तो रुका नहीं। तो ये भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई के नाम पे इस ढंग का पाखंड, इस ढंग की कार्यनीति, इससे तो भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं किसी भी सूरत में। लोग अब की बार ये चाहते हैं कि आपने बहला लिया 10 साल, आखिरी में हम समझ गए कि आप भ्रष्टाचार की सफाई के नाम पे
कि भ्रष्टाचार पर कितना अंकुश करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार लोगों के दिमाग में ये है क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से न केवल उन्हें हर कदम पे हर जायज काम के लिए भी घूस देनी पड़ रही, बल्कि उनके अधिकारों का कोई अर्थ नहीं रह गया। ऐसा लग रहा है कि वो अधिकार विहीन हो गए, क्योंकि जब उनकी कोई जायज काम भी बिना रुपए देने होता नहीं है, और वो अगर उनके रुपए देने का के लिए उनकी वार्ता कर किसी के लिए तो उसका काम होता नहीं है। अगर उसको पैमाइश करानी है अपनी जमीन की, तो वो महीनों चक्कर काटती रहता है। लेखपाल उसकी सुनता ही नहीं, कानून को उसकी सुनता ही नहीं है। वो एसडीएम से शिकायत कर दे, डीएम से शिकायत कर दे, उसका कोई मतलब होता ही नहीं है। केंद्रीय कार्यालयों में भी यही स्थिति, कोई जायज काम होता ही, जो उसका अधिकार है, जो कि जिस काम को कराने का, वो काम होता ही नहीं। तो काहे का वो देश स्वतंत्र है, उसके लिए ये देश की स्वतंत्रता का क्या मतलब है और लोकतंत्र का क्या मतलब है। तो अब जो है लोग इस मामले में लोग बहुत परेशान हो चुके हैं भ्रष्टाचार की वजह से, और लोग अब इस बात के लिए कटिबद्ध हो रहे हैं और वो बाध्य करेंगे। और आपने भ्रष्टाचार हटाने के नाम पे अगर इसी तरीके से का दिखावा जारी रखा और उल्टे भ्रष्टाचार को पोषने का काम किया, तो आगे आने वाले दिनों में आपको जनता के बड़े आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, बड़े कोप का सामना करना पड़ेगा। तो ये इसलिए आप सतर्क हो जाओ और ईमानदारी से याद रखा। और आपको अगर भले ही विपक्ष ने सुझाव दिया हो, लेकिन ये सुझाव भी भ्रष्टाचार हटाने के मामले में ये सुझाव भी बहुत ही उपयुक्त सुझाव है कि एक आर्थिक सर्वे कराएं, ताकि ये पता चले कि ये जो सरकारी कर्मचारी, सरकारी पदाधिकारी जो मामूली वेतन पाते हैं, और उन मामूली वेतन में अरबपति और खरबपति कैसे बन जाते, क्योंकि वो कितने बन गए। जो कुछ हजार रुपए वेतन पाते, वो कितने ऐसे, वो कई करोड़ के मालिक बन चुके। और जो पता चली कि 1 लाख रुपए तक का वेतन पाता है, वो पता चली कि कई करोड़ का, कई जो है कई 100 करोड़ तक पहुंच रहा है। तो ये स्थिति एक उजागर हो, एक पहले भी मांग होती रही कि श्वेत पत्र भी एक जारी हो, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में जो विभिन्न जो सांसद, विधायक, मंत्री रहे, तो कांग्रेस की विपक्ष के लोग भी उसमें आ जाएंगे। उन 20 वर्षों में 30 वर्ष ज्यादा कर लीजिए, और ज्यादा विपक्ष के लोग भी आ जाएंगे। उस समय उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी और आज उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई। वो एक श्वेत पत्र आप जारी करिए और फिर उनके ऊपर उन लोगों पर कार्रवाई करिए जिन्होंने पता चला कि जो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इतनी धन दौलत उन्होंने कैसे जुटाई, और इसको बाहर निकालने का काम करिए। भ्रष्टाचार को जो है लगभग न्यूनतम स्थिति में भ्रष्टाचार पर इतना अंकुश हो जाए कि केवल न्यूनतम रह जाए भ्रष्टाचार, ताकि लोग महसूस कर सकें कि हाँ, वास्तव में एक ऐसी व्यवस्था चल रही जिसमें सरकारें उनकी मर्जी से चलती हैं और उनकी मर्जी से चुनी जाती है, और जहाँ पर उनके पूरे अधिकार सुरक्षित हैं और उनको पूरे अधिकार मिलते हैं। लोग ये महसूस करें, इसलिए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बहुत जरूरत है। उन्होंने ये बताया गया है, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने खुद इस भाषण में इस बात का खंडन किया कि जो अटकलें ये छप रही हैं कि नहीं अमुक सहयोगी दल को इतने मंत्रालय देने के लिए जो है रजामंदी बननी पड़ी, प्रधानमंत्री को अमुक सहयोगी दल को इतने मंत्रालय देने की मंजूरी बननी पड़ी। ये इन अफवाहों पे कोई सांसद ध्यान न दे, और ये जताने के सहयोगी दलों ने और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर ये पूरा छोड़ दिया है, उनको इस मामले में आजाद छोड़ दिया कि वो जिसको उपयुक्त समझे वो मंत्रिमंडल वो उसको मंत्री बनाए। लेकिन एक चर्चा ये आई कि रेल मंत्रालय जो है जदयू के हवाले करने की, क्योंकि पहले भी जब एनडीए की सरकार चली है अटल जी के समय में, तब भी जदयू के पास में रहा है वो मांग चल रही, और उसके लिए लेकिन प्रधानमंत्री को हिचक है, उसमें उन पर आपत्ति है। वो रेल मंत्रालय शायद जदयू को देंगे नहीं। उसकी वजह ये है कि उन्हें संचार और रेल, दो संचार तो अंबानी को सौंपना है
और रेल जो है उनको अदानी को सौंपना है। गाड़ी बैल पटेल की बदले की ललकार, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें जबरदस्त निवेश है वो तो सरकार ने किया है। पटरियां सरकार ने बिछाई हैं, स्टेशन सरकार ने बनाए हैं, ट्रेन के डिब्बे सरकार ने बनाए हैं, ट्रेन के इंजन सरकार ने बनाए, सब कुछ में पैसा सरकार का लगाया। और अब जब सब कुछ ये हो गया तो अब वो हवाले, मुनाफा कमाने के लिए वो हवाले करने का अदानी को इरादा है। और अदानी और ऐसी सहूलियत के साथ में अदानी को रेलवे के हवाला करने का इरादा मालूम होता है कि जिसमें केवल वंदे भारत जैसी ट्रेनें सही तरीके से चलाने पर वो ध्यान दें, जिनमें एक ही टिकट में उनका पर्याप्त उनको मुनाफा वसूल हो जाता हो अदानी साहब को जो लेंगे ट्रेन जब निजी कर होगा। और बाकी जो आम आदमी के लिए जो ट्रेनें हैं वो ट्रेनें भगवान के भरोसे छोड़ दी जाएंगी, क्योंकि कम से कम स्टाफ में और खर्चे कम से कम करना चाहेंगे तो उन ट्रेनों की भंग पिट जाएगी। वो ट्रेनें की कोई गारंटी नहीं रहेगी कि कितने समय चलें और कितने समय पहुंचे और उनके डिब्बों की स्थिति क्या रहे और तमाम उनका और तमाम मतलब वो तमाम उनकी कोई परवाह नहीं रहेगी। उनमें से अगर कई ट्रेनें बीच में कैंसिल होती हो तो होती रहे, तकलीफ दे अगर उसका सफर रहता तो बना रहे। ये मतलब ये काम होने वाला है। इसलिए वो रेलवे को ट्रेन के प्रति उन्होंने प्रधानमंत्री ने मोह दिखाया है। हम भी लेकिन फिलहाल ये सब विश्वास कर रहे कि ये केवल अनुमान है और इन अनुमानों का प्रधानमंत्री ने कह दिया कि इन के अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि हो सकता है कि रेलवे वास्तव में किसी जनवादी सोच के नेता के हाथ में वो हवाले करके और तब भेजाएं। तो अभी तो और बहुत सारे गिनाए जा सकते हैं कि एजेंडे क्या होंगे, लेकिन फिलहाल ये जो कुछ बुनियादी जो बातें थी, जो मोटी मोटी बातें थी, उनका जिक्र हमने कर लिया। कार्यशैली में सुधार इस रूप में भी आज प्रधानमंत्री को दिखाया कि हालांकि उन्होंने वो उचापन तो दिखाई जो हमने बताया कि ये कह के ये कटाक्ष करके कि कांग्रेस के कार्यालयों में 1 लाख रुपए मांगने के लिए पहुंचने वाली महिलाओं की भीड़ लग रही है। तो इसमें तो ये जो है इसकी ये उनको ये कहना नहीं चाहिए था। इससे ये जाहिर हुआ कि वो उससे ऊंचे पर से बात नहीं आने वाले हैं। लेकिन हमने ये बताया कि जब अब एक जो उनके सामने जो स्थितियां मतदाताओं ने बना के दी है उसमें वो अपनी कार्यशैली में सुधार की आवश्यकता उनको निश्चित रूप से अनुभव हो रही होगी। उसी के नाते उन्होंने ये एक अच्छा काम किया कि वो राष्ट्रपति भवन रवाना होने के पहले जैसी संसदीय दल की बैठक खत्म, जैसी एनडीए के संसदीय दल की बैठक खत्म हुई, वो आशीर्वाद लेने के लिए लालकृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य लालकृष्ण आडवाणी के पास में गए, फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के पास में गए और फिर रामनाथ कोविंद के पास में भी गए। और हम उम्मीद ये करेंगे कि मार्गदर्शक मंडल की भी एक उपयोगिता है, जिस उपयोगिता का ख्याल उन्होंने विगत 10 वर्षों में नहीं रखा। उन्होंने वरिष्ठों को मार्गदर्शक मंडल में तो डाल दिया, लेकिन कभी किसी मार्गदर्शक मंडल की औपचारिकता की भी उन्होंने एक बैठक नहीं बुलाई जिसमें उनके भी वरिष्ठों के भी कुछ रचनात्मक सुझाव मिलते। इसको एक बड़ी धृष्टता उनकी समझा गया है और इस कमी को ये जो रही है आगे चल के इस कारण की जो आलोचना होती रही वो ना हो। इस मामले में उनकी छवि सुधरे, इसके लिए वो जो मार्गदर्शक मंडल में शामिल नेता है अब वो ये करेंगे कि हम उम्मीद करते हैं कि अब वो उनकी एक नियमित अंतराल पे एक बैठक आयोजित करने की का एक जो है काम जरूर करेंगे। ये एक अच्छी परंपरा होगी और इसके लिए उनको सराहना भी मिलेगी और उनकी सरकार को भी इससे कुछ लाभ होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें ये सद्बुद्धि इतनी इस मामले में आए और आज वो गए अपने वरिष्ठों के यहाँ, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यहाँ पे भी गए, तो ये एक अच्छे उन्होंने शुरुआत की। इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। एक बार फिर अपनी बात खत्म करने के पहले अब जबकि
उनकी 9 जून को शपथ ग्रहण होने वाले ही है और अब उनका रास्ता निष्कंटक हो गया है सरकार बनाने के लिए। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बहुत ही एक जो है एक आदर्श भगवान उनको ऐसी बुद्धि दे कि वो एक आदर्श सरकार संचालित करने का जज्बा उनके अंदर पैदा हो और वो उसको करके दिखा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।